चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इंडेक्स नंबर्स हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में ये वाला 4th चैप्टर था जो पहले 3 चैप्टर से थोड़ा अलग था। इसको फिर हम लोगों ने पढ़ा था। इंडेक्स नंबर्स इज अ वेरी वेरी यूजफुल एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूजफुल टूल इन स्टैटिस्टिक्स, जिसको स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है एंड और भी बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस रहते हैं। तो अब इंडेक्स नंबर्स में हम लोगों को ब्रॉडली कुछ फॉर्मूले देखना है, उस पे कुछ अलग-अलग जो टेस्ट अप्लाई होती हैं वो देखना है, और हम लोगों को उसके अलावा इंडेक्स नंबर से संबंधित क्या कैसे-कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और उससे अलाइड कांसेप्ट्स क्या-क्या निकलते हैं वो देखना है। तो टुडे वी विल बी रिवाइजिंग द होल एरिया ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ओके, इंडेक्स नंबर्स में आपको जो कवर होता है सब मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, फॉर्मूले से लेकर के उसके टेस्ट और सभी कुछ। तो इंडेक्स नंबर इज बेसिकली अ नंबर which represents the change in the certain value. Okay, change in a certain value from one point of time to another point of time. For example, अगर ईयर 2000 में कोई चीज के प्राइसेस थे ₹100 और ईयर 2020 में उस चीज के प्राइस हो गए हैं 500, हम बोलेंगे कि 500 इज द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2020 with the base year 2000. Okay, it is always a comparative number, always a relative number, जो आपको कोई एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड आपको वैल्यू दिखाता है। सपोज यहाँ पर प्राइस था से कोई दूसरे कमोडिटी का, तो ये कमोडिटी ए है, ये कमोडिटी बी है, प्राइसेस लिख रहा हूँ। तो उसका प्राइस था ₹20 और अब प्राइस हो गया है 60। तो अभी प्राइस 3 टाइम्स हो गया है। यू कैन सी 20 से 60 हो गया है, इसका मतलब वो 300 हो गया। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 300। हाउ डू वी कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर वन पर्टिकुलर कमोडिटी? इट इज वेरी सिंपल। हम लोग जो प्राइस ऑफ द करंट ईयर है उसको हम लोग P1 बोलते हैं, एंड जो प्राइस ऑफ द बेस ईयर उसको P0 बोलते हैं। तो प्राइस इंडेक्स निकालना तो सबसे आसान काम रहता है। प्राइस इंडेक्स के लिए हम लोग सिंपली हम लोग करते हैं, या उसको प्राइस रिलेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं तो वो तो कोई डिफिकल्ट चीज है भी नहीं। उसको हम लोग प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। इट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब यहाँ पर तो P0 100 के बराबर ही था, तो P1 आपका बराबर 500 ही आएगा। P1 अपॉन P0 भी 500 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका P0 20 था, तो प्राइस रिलेटिव आएगा, यू कैन योरसेल्फ डू इट, 60 अपॉन 20 इंटू 100, सो दैट विल कम टू 300। अब इससे हम लोगों को प्राइस रिलेटिव मिल जाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। अगर एक ही प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखना है, सो दैट इटसेल्फ यू कैन कॉल एज द इंडेक्स नंबर और द प्राइस इंडेक्स। लेकिन वी नो दैट in real life there are a number of different products that a person uses, that a common man uses. Okay, ranging from food to say housing to clothes, so many different type of products, medicines. तो आपको अगर इंडेक्स नंबर एज अ टूल देखना है तो यू नीड टू कंसीडर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज दैट अ पर्सन वुड बाय, एंड फिर वो कमोडिटी में कितना रिलेटिव चेंज हुआ, और फिर उसमें भी हर एक कमोडिटी के चेंज को कितना वेट देना है, उसके हिसाब से हम लोग उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने कहाँ तक के बेसिक प्राइस रिलेटिव का कंसेप्ट देखा। अब सिमिलर टू प्राइस रिलेटिव इज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। ओके, इट इज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। आप मान लो पहले क्वांटिटी सिर्फ एक खरीदते थे, अब क्वांटिटी 2 खरीदते हो। मान लो प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी पहले आप 5 खरीदते थे, अब सिर्फ 2 खरीदते हो। तो आपका क्वांटिटी भी चेंज हो गया है, क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन भी चेंज हो गया है। तो उससे आपको मिल जाता है उसका क्वांटिटी रिलेटिव। इसका मतलब कि आपका Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, यू कैन योर सेल्फ सी, 2 अपॉन 1 इंटू 100 करोगे तो आपको 200 मिल जाएगा। 2 अपॉन 5 इंटू 100 करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा। 100 से कम अगर आपका रिलेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब कि डिक्लाइन हुआ है, ओके, वो वैल्यू रिड्यूस हुई है, और 100 के ऊपर आ रही है मतलब वो वैल्यू इंक्रीज हुई है। सिंपल एज दैट। तो प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव। ओके, जैसे हम लोग प्राइस इंडेक्स निकालेंगे वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, if you just want to measure the change in the quantities. And then obviously there is the most important concept of value index, जिसमें हम लोग देखते हैं कि उस साल हमारा खर्चा कितना था, ओके, और इस साल हमारा खर्चा कितना है। दैट गिव्स अस द वैल्यू इंडेक्स। तो वैल्यू कैसे मिलती है? 100 इंटू 1 एंड 20 इंटू 5, ये आपको वैल्यू मिल गई। ओके, प्रोडक्ट ए पे आप 100 रुपीज खर्च कर रहे थे,
प्रोडक्ट बी पे भी आप उस साल 100 रुपीज खर्च कर रहे थे। और 2020 में क्या हुआ, आप प्रोडक्ट ए पे 2 क्वांटिटी खरीद रहे हो, एक क्वांटिटी 500 रुपीज की है, तो आपका वैल्यू स्पेंड हो गया 1000। एंड एंड आपका प्रोडक्ट बी पे आपका वैल्यू स्पेंड हो गया 120। ओके, तो ये इससे आपको मिल जाता है वैल्यू। अब अगर आप पूरे प्रोडक्ट्स को एक साथ देखना चाहते हो, यहाँ पर समझने के लिए 2 ही प्रोडक्ट लिया मैंने, तो आप क्या कर सकते हो, टोटल ऑफ वैल्यू स्पेंट इन द ईयर 2000 दैट इज 200, इसको डिनोमिनेटर में रखोगे, एंड वैल्यू स्पेंट इन द ईयर 2020 इसको न्यूमरेटर में रखोगे। इससे आपको वैल्यू इंडेक्स भी मिल जाएगा। सो देयर आर ब्रॉडली दिस 3 कॉन्सेप्ट्स। ओके, प्राइस, रिलेटिव, और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो उन पे एक रीजनेबल एवरेज का फॉर्मूला लगाकर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है, क्वांटिटी रिलेटिव्स या क्वांटिटी इंडेक्स, एंड थर्ड इज वैल्यू इंडेक्स। सो वैल्यू इंडेक्स आपको कैसे मिलता है, इट इज सिंपली वैल्यू स्पेंट और amount spent in the current year upon amount spent in the base year into 100. And how do we calculate amount spent? So it is equal to summation of P1 into Q1. As you can see, हमने V1 मतलब कैसे निकाला, it was simply summation of P1 into Q1, इससे हमको वैल्यू मिल गई, divided by summation of P0 into Q0, वैल्यू स्पेंट इन द बेस ईयर into 100, इससे हमको वैल्यू इंडेक्स मिल जाता है। ये वाले केस में था वो 1120 अपॉन 200 into 100 विच इज अ क्वाइट हाई नंबर। ये कितना होता है, 560 होता है, 1120 अपॉन दिस आई थिंक 560, वैल्यू इंडेक्स इज वेरी हाई। अब इंडेक्स नंबर्स में अगर एक ही प्रोडक्ट रहा तो एक प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड ट्रू करती है। अगर एक ही प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो तो प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स विल बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। ओके, P01 इनटू Q01 विल बी इक्वल टू V01। आपको समझता है प्राइस इंडेक्स क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है। ओके, सिंपली अगर P1 अपॉन P0 इंटू 100 किया एक ही प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, ओके, फिर क्वांटिटी के लिए Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 किया, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका वैल्यू इंडेक्स रहेगा, इग्नोरिंग द मल्टीप्लीकेशन बाय 100। आप इंटू 100 मत करो, आप सिंपली अगर P1 अपॉन P0 इंटू Q1 अपॉन Q0 कर रहे हो, तो देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है P1 Q1 अपॉन P0 Q0 which is nothing but value index. Okay, तो it will be matching if there is only one product in question, but हम लोग जब इंडेक्स नंबर्स निकालते हैं so there are multiple products, okay, so there are more than one products, तो उस केस में हम लोगों को कुछ एवरेजेस के फॉर्मूले यूज करना रहता है। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एवरेजेस होते हैं, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दोस फॉर्मूले एंड हाउ दे आर अप्लाइड व्हेन दे आर अप्लाइड। तो मैं पूरे फॉर्मूले के थ्रू आपको गो थ्रू करवाऊंगा ऑल द डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ओके, अब एक फॉर्मूला है, ब्रॉडली देयर आर टू वेज इन विच यू कैन हैव दिस फॉर्मूले। आप एक तरीका होता है कि आप सिंपल एवरेज लो, दूसरा तरीका होता है आप वेटेड एवरेज लो। ओके, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो अगर आप सिंपल एवरेज ले रहे हो तो एक तो तरीका ऐसा है कि जिसमें बिल्कुल आपको सिंपल एग्रीगेट लेना है, लाइक टोटल ऑफ द प्राइसेस का रेशियो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 कर लोगे तो आपको ये वाला इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो मैं पूरे अलग अलग मेथड्स यहाँ पर आपको लिस्ट डाउन करवा दे रहा हूँ। एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर। अब ये जो मेथड में मैं आपको फॉर्मूला P01 के लिए बताऊंगा, सिमिलरली आप फॉर्मूला क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी सोच सकते हैं। ओके, इट इज वेरी सिंपल, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 into 100, इससे आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। ओके, बट दिस इज नॉट अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला बिकॉज वी नो दैट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आर नॉट ऑल यूज्ड इन द सेम क्वांटिटीज, है ना, हर एक प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग क्वांटिटी में यूज करते हैं। तो ये तो आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, समेशन P1 अपॉन समेशन P0, बट इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा नहीं है। अब ये वाला मेथड जो है ये आपके कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, तो मैं यहाँ पर साइड में ना अलग अलग टेस्ट लिख देता हूँ, वेदर इट सेटिस्फाइज द वेरियस टेस्ट। तो देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, ओके, दैट वी हैव टू स्टडी। एक टेस्ट है यूनिट टेस्ट, ओके,
मैं पूरे टेस्ट के यहाँ पर नाम लिख देता हूँ और टेस्ट का कंसेप्ट भी आपको बता दूंगा। दूसरी टेस्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। दीज आर कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। तो हम लोगों को पता चलता है कि इंडेक्स नंबर कितना एडिक्वेट है, अप्रोप्रिएट है अलग अलग सिचुएशंस के लिए। तीसरी टेस्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट। एंड चौथी टेस्ट है सर्कुलर टेस्ट। अब ये सभी टेस्ट का अपना अपना कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन है, कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो ये जो पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, ये मेथड आपके यूनिट टेस्ट को ही सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि ये मेथड में अगर आपने यूनिट चेंज कर दिया तो प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिट आपको प्राइस का यूनिट दिया हुआ है रुपीस पर केजी और आपने यूनिट चेंज करके रुपीस पर ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और फिर बाद में बाकी प्रोडक्ट्स के साथ में टोटल लगाया, तो ये काफी चेंज हो जाएगा। अगर मान लो आपने 4 में से या 10 में से कुछ प्रोडक्ट्स का यूनिट चेंज किया, कुछ का नहीं किया, तो यूनिट टेस्ट कहता है कि यूनिट चेंज करने के बाद भी the index should remain the same. Okay, index और index number should remain the same. तो ये इकलौता ऐसा मेथड है जो कि यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट टेस्ट को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके आगे के जो भी मेथड्स रहेंगे वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे। फिर दूसरा मेथड है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। वो कहता है कि फॉर एनी फॉर्मूला टू बी अप्रोप्रिएट, P01 into Q01 should be equal to the value index. Price index into quantity index should be equal to the value index. But we know that this factor reversal test is very difficult to be satisfied. In fact, it is satisfied by only one formula that is called as the ideal formula, ideal index, Fisher's ideal index. Okay, you know very well about that. तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी ये वाला मेथड सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि ये मेथड में प्राइस इंडेक्स निकालते वक्त क्वांटिटी को आप कंसिडर भी नहीं कर रहे हो। तो क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है, एंड क्वांटिटी इंडेक्स निकालते वक्त प्राइस को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो दैट हैज नथिंग टू डू। बट टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट जो है, मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पेज पे ये टेस्ट के बारे में शॉर्ट में लिख भी देता हूँ। ओके, यूनिट टेस्ट कहता है कि irrespective of change of units, index numbers should be same. यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज किया तो भी द इंडेक्स शुड बी सेम। फिर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहती है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहती है प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स should give you the value index, okay, which is the most difficult test to be satisfied. फिशर ने ही ये टेस्ट को बताया था और सिर्फ फिशर का मेथड ही फॉलो ये सेटिस्फाई करता है। देन देयर इज दिस टाइम रिवर्सल टेस्ट जो कहता है कि जब आप बेस ईयर को चेंज कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, तो जब हम लोग P01 निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, तब हम लोग ईयर 1 को करंट ईयर मान रहे हो और ईयर 0 को बेस ईयर मान रहे हैं P01 के वक्त। और जब हम लोग P10 निकाल रहे हैं, तो उस केस में हम लोग ईयर 0 को करंट ईयर मान रहे हैं, ईयर 1 को बेस ईयर मान रहे हैं। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट कहती है कि P01 into P10 should be equal to 1. तो if that is happening, then the time reversal test is satisfied. And last है circular test. Circular test आपको we can say it is an extension of the time reversal test. इसमें आप बेस को शिफ्ट करते जाते हो, ईयर 1 से ईयर 0 पहले बेस था, फिर ईयर 1 को बेस बनाया और ईयर 2 का इंडेक्स निकाला, फिर ईयर 2 को बेस बनाया, ईयर 3 का इंडेक्स निकाला, एंड सो ऑन। ओके, अप टिल द लास्ट ईयर। ओके, अप टिल द लास्ट ईयर से मैं इसको समझो यहीं पे रोक देता हूँ। P01 into P12 into P20 should be equal to 1. But this loop can go on and on. Okay, it can be a long loop. Okay, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 3 के साथ में बताया। It can be P01 into P12 into P23 into P34 and so on up till n years. बस ध्यान रखना लास्ट में
वो जो लास्ट ईयर है वो बेस बन जाएगा और ईयर 0 का आप उससे इंडेक्स निकालोगे। तो दिस इज द सर्कुलर टेस्ट। ये चारों टेस्ट सेटिस्फाई होती है तो वो सबसे बेस्ट इंडेक्स होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंडेक्स नंबर फॉर्मूला है ही नहीं जो कि चारों टेस्ट को सेटिस्फाई करे। हमारा जो पहला फॉर्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये तो ये दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, बट ये मेथड, ये फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है एंड इवन आप देख सकते हो क्यों, इवन सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि जब हम लोग P10 निकालेंगे, टाइम रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट ये सब निकालने के लिए आपको ये 100 वाला पार्ट इग्नोर करना होगा। तो जब हम लोग P10 निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, समेशन P1 अपॉन समेशन P0, और P10 क्या होगा, समेशन P0 अपॉन समेशन P1, तो ये बराबर कट के 1 हो जाएगा। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है एंड सिमिलरली सर्कुलर टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाते हैं। This method is not widely practically used because this is a simple aggregative method। यहाँ पर आप कुछ weights नहीं लगा रहे हो products पे, and in real life अलग अलग product का अलग अलग level of consumption रहता है, तो उसके हिसाब से उसको हम लोगों ने organize नहीं किया रहता। तो these four are called as tests of adequacy। okay, tests of adequacy of index numbers। इसके ऊपर भी बेस्ड आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज कुछ पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको इसका एप्लीकेशन पूछ सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला ये कौन सी टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक समरी वापस से बनवा के दे रहा हूँ, रेगुलर क्लास में तो हमने बनाया ही है, सिर्फ एक रिकैप कर रहे हैं हम लोग। So this was the first method, simple aggregative method, okay, not widely used। Second method is price relative method, okay, simple average of price relatives। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें अब प्राइस इंडेक्स निकालना है इसलिए प्राइस रिलेटिव्स, ओके, क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो क्वांटिटी रिलेटिव्स। तो मैं आपको फॉर्मूले पूरे फॉर्मूले जो है वो मैं आपको प्राइस इंडेक्स के एंगल से बता दूंगा, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड दैट ये सेम फॉर्मूला आप क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी यूज कर सकते हो। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में भी एक्चुअली दो टाइप के एवरेजेस हैं, ओके, एक्चुअली यहाँ पर भी दो टाइप के एवरेजेस हैं। एक है सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, और नीचे मैं एक और लिख देता हूँ, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ओके, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। अब ये फॉर्मूला नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब जैसे यहाँ पर हम लोग ने प्राइस रिलेटिव निकाला, इसका अगर आप सिंपली अरिथमेटिक मीन निकालोगे 500 और 300 का, ये प्राइस रिलेटिव्स है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो 400 आएगा। सो दैट विल बी द इंडेक्स, ओके, दैट विल बी द प्राइस इंडेक्स 400। सिंपली आपको प्राइस रिलेटिव प्रोडक्ट वाइज निकालना है, मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना है, और जितने प्रोडक्ट्स है प्राइस रिलेटिव है उसमें बिना प्राइस रिलेटिव को वेट दिए सिंपली उसका एवरेज कर लेना है। तो उसका फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, P01 is equal to sum of all the price relatives divided by n divided by number of products, where price relative is equal to P1 upon P0 into 100। तो जो फॉर्मूला मैं आपको P01 के लिए बता रहा हूँ उसी को आप थोड़ा मॉडिफाई करके Q01 के लिए सोच सकते हैं, या आप उसको P10 के लिए सोच सकते हैं। ओके, इट इज ऑल इंटरलिंक्ड। तो अगर आपको प्राइस इंडेक्स निकालना चाहता है तो क्वांटिटी इंडेक्स भी उसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, यस, बिकॉज ये फॉर्मूले में अब आप यही रेशियो ले रहे हो, तो वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है करंट ईयर एंड बेस ईयर दोनों का प्राइस यूनिट के कारण चेंज हुआ होगा, रेशियो रिमेन्स द सेम। बट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की तो बात आप हमेशा ध्यान रखना, ओनली फिशर्स मेथड विल बी सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है क्या, तो देखिए आप खुद, टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए इट विल बी P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो और फिर आप उसका उसका एवरेज निकाल रहे हो, ये वाले इसमें आप चेक कर सकते हो। देखो P0 अपॉन P1 इंटू 100 करो, 100 अपॉन 500 इंटू 100 ये हो गया 20, एंड 20 अपॉन 60 इंटू 100 ये हो गया 33.33। इसका कुछ एवरेज हुआ, सिंपल एवरेज 20 एंड 33.33 का। फिर आपको वो एवरेज को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो नहीं, आई डोंट थिंक 20 प्लस 33.33, नहीं,
So this will not satisfy the time reversal test because it is average calculated from arithmetic mean. जो टाइम रिवर्सल टेस्ट या सर्कुलर टेस्ट है मोस्टली वो ज्योमेट्रिक मीन वाले मेथड में ज़्यादा इजीली सेटिस्फाई होती है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई नहीं होगी, सर्कुलर टेस्ट भी देयरफॉर नहीं होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सर्कुलर टेस्ट भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ओके, इन एनी मेथड। लेकिन टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होगी तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि सर्कुलर टेस्ट भी सेटिस्फाई होगी, इट फिर भी आपको वो चेक करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। तो ये हो गया आपके सिंपल मेथड्स जो है, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तीसरा है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन। इसमें क्या करना होगा आपको, प्राइस रिलेटिव जो आपने निकाला अलग अलग प्रोडक्ट के, प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रोडक्ट ए इंटू प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रोडक्ट बी इंटू प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रोडक्ट एन, अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस रिलेटिव्स को मल्टीप्लाई करो और रेस टू 1/n करो। ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो आपको आता ही है, वेयर प्राइस रिलेटिव मीन्स द सेम थिंग, ओके, P1/P0 into 100 फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिक मीन मतलब वो पूरे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको उसका nth रूट निकाल लो। जैसे यहाँ पर आपकी दो वैल्यूज हैं 500 एंड 300, यहाँ पर प्राइस रिलेटिव आपकी दो वैल्यूज हैं, ओके, 500 एंड 300। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड यहाँ तक गया है। अब आ जाएगा, आंखें बंद करके 3 तक बोलो। नहीं है, आगे। तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड में क्या करना है आपको, सिंपली ये जो प्राइस रिलेटिव आपने निकाला इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। यहाँ पर दो ही प्रोडक्ट है तो आप 500 इंटू 300 करोगे और रेस टू 1/2 कर दोगे, मतलब उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आपको उसका ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस का निकाल सकते हैं, क्वांटिटी रिलेटिव्स का निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये मेथड भी आपका यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब ये पार्ट आगे से कॉमन रहेगा सब में, यूनिट टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सब में सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन अब ये वाला जो मेथड है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्राइस रिलेटिव्स, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करेगा एंड इवन सर्कुलर टेस्ट को भी ये वाला मेथड सेटिस्फाई करेगा, सर्कुलर टेस्ट भी सेटिस्फाई होगी। तो this is a property of the geometric mean in index numbers. Geometric mean is a more useful type of average while calculating index numbers. तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, आप खुद चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रोडक्ट ए क्या रहेगा, इट विल बी P1/P0 ऑफ प्रोडक्ट ए, फिर P1/P0 ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सो ऑन। और जब आप P01 इंटू P10 करोगे तो आप यहाँ पर लाओगे P0/P1 और प्रोडक्ट बी एंड सो ऑन। तो ये जो है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे एंड P01 इंटू P10 विल बी इक्वल टू 1। ओके, मैंने आपको क्लास में डिटेल में तो पूरा बताया ही है क्यों वो सेटिस्फाई करता है। तो ज्योमेट्रिक मीन मॉडल से अगर हम लोग जाते हैं तो यस इट विल सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट एज वेल एज द सर्कुलर टेस्ट। ऑलराइट, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हो गए 3 मेथड्स, ओके। अब आते हैं मेन मेथड्स पे, इंडेक्स नंबर्स के जो मेन मेथड्स है उस पे। एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पर अब जगह बना लेता हूँ।
ऑलराइट, अब फोर्थ मेथड है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें आपको वेट देना है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक कमोडिटी जिसका प्राइस चेंज हुआ है, उसका जो प्राइस चेंज हुआ है दैट इज नॉट गोइंग टू कंप्लीटली इम्पैक्ट इन द सेम वे। इट डिपेंड्स कि आप कितनी क्वांटिटी उसकी कंज्यूम करते हो। मान लो मैं कोई कमोडिटी बहुत कम खरीदता हूँ, तो उसका प्राइस ज्यादा बढ़ गया तो भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट कोई कमोडिटी जैसे कि से कोई फूड आइटम जैसे राइस, जिसका मेरा कंजम्पशन बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा खरीदता हूँ महीने भर में, साल भर में, उसका प्राइस बढ़ गया तो मुझे उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल दूँ, तो अगर डायमंड्स का प्राइस बहुत बढ़ गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं रोज़ जा-जाकर डायमंड्स नहीं खरीदता हूँ। लेकिन अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, या अगर राइस का प्राइस बढ़ गया, या अगर अनियन का प्राइस बढ़ गया, तो मुझे उसका फ़र्क पड़ सकता है। ओके, भले ही डायमंड मोर कॉस्टली है, उसका प्राइस राइस का तो इम्पैक्ट भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन मैं खरीदता ही नहीं हूँ। ओके, या मेरा कंजम्पशन बहुत ही रेयर है, नेग्लिजिबल है। तो वी हैव टू सी कि आपका कितना क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, और फिर उसी की मदद से हम लोग निकालते हैं वेटेड एवरेज। ओके, वेटेड एग्रीगेट मॉडल्स कहते हैं इसको। तो हम लोग टोटल तो करते हैं, बट वेट लगा के टोटल करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड जो है वो सबसे पहले आपको लिखवा रहा हूँ, दैट इज द लास्ट पेयर्स मॉडल। ओके, लास्ट पेयर्स मेथड, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर। लास्ट पेयर कहते हैं कि आपका जो इंडेक्स है शुड बी कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द बेस ईयर क्वांटिटी एज द वेट। मतलब समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। बेस ईयर क्वांटिटी को वेट बनाओ, और फिर उससे आप प्राइसेस को मल्टीप्लाई करो और उसका टोटल करो, फिर वो टोटल्स का रेशियो लो। इसका मतलब क्या, कि जैसे कि आपको जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने बना करके दिया था, कहाँ गया ये वाला, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको करना होगा P1 इंटू Q0। मतलब मैं अगर आज के प्राइसेस पे उस समय की क्वांटिटीज खरीदता था, तो आज मेरा कितना खर्चा आता था, बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी द चेंज इन प्राइसेस। तो क्वांटिटी रिमेनिंग द सेम, अगर मैं आज के प्राइसेस पे खरीदूंगा तो आज कितना खर्चा आएगा, एंड अगर उस समय मेरा खर्चा कितना आता था वो तो P0 Q0 अवेलेबल है, तो उसका जो टोटल है उसका रेशियो। तो समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। वेरी पॉपुलर मेथड, बट नॉट एन आइडियल मेथड। ये मेथड आपका यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बट न फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, न टाइम रिवर्सल टेस्ट को, न सर्कुलर टेस्ट को। फिर भी ये आपको एग्जाम में ये मेथड पे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस काफी है, क्योंकि हम लोग इसी चैप्टर में आगे देखे थे कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ओके, वो कहीं ना कहीं लास्ट पेयर मेथड से ही डिराइव होता है। ओके, वी अज्यूम क्वांटिटीज आर ऑफ द बेस ईयर, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसी के बेसिस पे हम लोग डिराइव करते हैं। देन दूसरा मेथड, बिकॉज देर वाज दिस प्रॉब्लम इन द लास्ट पेयर्स मेथड कि इट इज इग्नोरिंग द करंट ईयर क्वांटिटीज। तो पास्चे नाम के जो साइंटिस्ट है या स्टैटिस्टिशियन है, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपना फॉर्मूला बताया कि P01 should be equal to summation P1 into Q1 upon summation P0 into Q1 into 100। अब देखिए क्या फर्क हो रहा है, पास्टे कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट, आप करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर ले लो करंट ईयर की क्वांटिटी के हिसाब से, और मान लो कि बेस ईयर में उस समय के प्राइसेस के हिसाब से अगर मैं आज की क्वांटिटी खरीदता था तो मेरा ये कितना होता था खर्चा। सो समेशन P0 इंटू Q1। ओके, इसको आप बेस ले लो, तो आपको प्राइस का चेंज मिल जाएगा कंसिडरिंग कि करंट ईयर क्वांटिटीज का कंजम्पशन है। ये मेथड लास्ट पेयर के मेथड के ही लिमिटेशंस के साथ सफर करता है। दिस मेथड इज इग्नोरिंग द क्वांटिटीज ऑफ वन ऑफ द ईयर्स, ओके, दिस टाइम द बेस ईयर। तो ये मेथड भी उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये दोनों मेथड्स पे आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मेथड्स दे आर द रूट फॉर डिराइविंग द अदर मेथड्स। ओके, जो एक दूसरा मेथड है डॉर्बिश एंड बाउली मेथड, डॉर्बिश एंड बाउलिस मेथड या डॉर्बिश एंड बाउलिस प्राइस इंडेक्स। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप सिंपली लास्ट पेयर और पास्चे का जो प्राइस इंडेक्स है उसको उसका अरिथमेटिक मीन ले लो। ओके, सिंपली उसका अरिथमेटिक मीन ले लो लास्ट पेयर एंड पास्चे के प्राइस इंडेक्स का। ओके, ये जो दो इंडेक्स आएंगे उसका अरिथमेटिक मीन ले लो, तो डॉर्बिश एंड बाउली मेथड मिल जाता है। ये मेथड भी यूनिट टेस्ट तो सेटिस्फाई करता है, बट इट फेल्स टू सेटिस्फाई दीज अदर टेस्ट। हम लोग ने क्लास में डिटेल में करके भी अप्लाई करके भी देखा था।
तो डॉर्बिशन बाउली मेथड दोनों को ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो Q0 को भी कंसीडर कर रहा है, Q1 को भी कंसीडर कर रहा है, बट बिकॉज इट इज एन अरिथमेटिक मीन, so it is not the most suitable for construction of index numbers. So Dorbition Pauli method suffers from these limitations कि वो दोनों कंसीडर करने के बावजूद ये जो बाकी की टेस्ट हैं P01 into Q01 should be equal to value index satisfy नहीं कर रहा है, या P01 into P10 should be equal to 1 वो टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो लास्ट ईयर्स एंड पास्ट ईयर पे बहुत सारे तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल एंड पुट द वैल्यूज एट द राइट प्लेसेस। समीशन लेना है आपको प्रॉपरली, ये सब आपको सिखाया हुआ है। ओके, वी आर जस्ट रिवाइजिंग थिंग्स क्विकली नाउ। लास्ट ईयर एंड पास्ट ईयर से संबंधित आपको क्वांटिटी इंडेक्स भी निकालते आना चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी इंडेक्स एज पर लास्ट ईयर मेथड, तो इट विल बी, जहां पर देखो P लिखा है उसको Q कर दो और Q लिखा है उसको P कर दो। इट विल बी लाइक दिस, है ना, समेशन Q1 P0 अपॉन समेशन Q0 P0 इनटू 100। अगर आपको P10 निकालने का है तो आप जहां पर 0 लिखा है उसको 1 कर दो, जहां देखो P10 में क्या हो जाएगा, जहां 0 लिखा है उसको 1 कर दो, तो इट विल बी समेशन P0 Q1 अपॉन समेशन P1 Q1। कहने का मतलब ये है कि लास्ट पेयर मेथड में आपका जो बेस ईयर का वेट रहता है, ओके, बेस ईयर का क्वांटिटी जो है वो वेट रहता है, और पास्ट ईयर मेथड में जो न्यूमरेटर ईयर की क्वांटिटी है, जो करंट ईयर की क्वांटिटी है, वो वेट रहता है। ओके, अगर हम लोग प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी वेट रहेगा, अगर क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं तो प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस वेट रहेगा। ठीक है, तो और डॉर्बिशन बाउली मेथड में तो आपने दोनों मेथड का सिंपल एवरेज निकाल दिया। तो आई होप यहाँ तक कि आपको पिक्चर एकदम क्लियर था, पूरा एक एक समझ में आ रहा था, क्लास में भी हम लोग ने यहाँ तक किया। एंड इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर हम लोग ने देखा था, दैट वाज कॉल्ड एज फिशर्स आइडियल इंडेक्स। ओके, फिशर्स आइडियल इंडेक्स which satisfies the factor reversal test. The only method to satisfy the factor reversal test. It also goes on and satisfies the time reversal test. So the only method to satisfy both of these tests at the same time. But एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार हम लोग आइडल के चक्कर में भूल जाते हैं, it does not satisfy the circular test. What is this Fisher's ideal index? So Fisher's ideal index is the geometric mean of last year's index and past year's index. तो फिशर भाई साहब ने कहा कि आप लास्ट ईयर एंड पास्ट ईयर का ज्योमेट्रिक मीन ले लो, उन्होंने जो इंडेक्स निकाला, ओके, लास्ट ईयर इंडेक्स इनटू पास्ट ईयर इंडेक्स, मतलब कि आपने कैसे निकाला होगा ये लास्ट ईयर इंडेक्स, आपने किया था समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100 में बाहर ले लेता हूँ अलग से, 2 बार 100 आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 100 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। तो ये फिशर्स इंडेक्स है, ये देखने में फॉर्मूला सिंपल नहीं लगता है, लेकिन लास्ट पेयर और पास्ट पेयर का अलग से निकाल लिए और फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लिए तो ये बन जाता है। तो फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाइज द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ओके, इसमें अगर आप प्राइस इंडेक्स निकाल लो, सिमिलरली बाद में आप इसमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालो, आप P01 इंटू Q01 करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स इन फिशर मेथड। ओके, ये हम लोग ने क्लास में प्रूफ भी करके रखा है। आप सिमिलरली क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला निकाल के रख सकते हो और फिर P01 इंटू Q01 कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या कट रहा है। अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विथ समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। ओके, दोनों जगह ये मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट में रहेगा, ऐसा ऐसा मिल जाएगा आपको, तो अल्टीमेटली स्क्वायर रूट हट जाएगा, so it is equal to the value index. तो Fisher's index is the most ideal index, but unfortunately it is not practically used for calculating consumer price index etc. Okay, last pair method को ही mostly use किया जाता है most popularly because of the ease of use. Then there are certain other methods that we need to be aware of. Okay, one is Marshall and Edgeworth method. अब उसमें ये कहते हैं कि आप जो है क्वांटिटीज के सम को आप वेट ले लो। सो P01 विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ P1
into Q0 plus Q1, okay, upon summation P0 into Q0 plus Q1. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्वांटिटी ऑफ 1 ईयर एज द वेट, आप क्वांटिटीज के सम को वेट ले लो, तो दोनों साल की क्वांटिटीज कंसीडर हो जाएगी। तो ये मार्शल एजवर्थ मेथड है जो कि यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तो फिशर के अलावा कोई मेथड सेटिस्फाई नहीं करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आप टाइम रिवर्स भी करोगे तो भी वेट तो यही रहेगा, सिर्फ P0 और P1 इंटरचेंज हो जाएगी और ये कट के 1 हो जाएगा, बट सर्कुलर टेस्ट ये वाला मेथड सेटिस्फाई नहीं करता है। तो मार्शल एजवर्थ मेथड जो है इसमें जो आपका वेट है दैट इज द सम ऑफ द क्वांटिटीज। ओके, यू हैव टू रिमेंबर विच फॉर्मूला सेटिस्फाइज विच ऑफ द टेस्ट। देन देयर इज दिस वॉल्श मेथड, मार्शल एजवर्थ के बाद में एक वॉल्श मेथड है जिसमें उन्होंने कहा कि टेक द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द क्वांटिटीज एज द वेट। ओके, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द प्राइस इंडेक्स, तो टेक द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द क्वांटिटीज, मतलब Q0 Q1 का स्क्वायर रूट, अगर आप P01 निकाल रहे हो तो उसको वेट ले लो। तो समेशन P1 into square root of Q0 Q1 divided by summation P0 into square root of Q0 Q1 into 100। ये वॉल्श मेथड है जिसमें क्वांटिटीज के सम को नहीं, क्वांटिटीज के ज्योमेट्रिक मीन को वेट लेने का कहा गया। तो this method satisfies the unit test as other methods does not satisfy the factor reversal test like most other methods, satisfies the time reversal test, okay, but does not satisfy the circular test, this method। तो ये वॉल्श मेथड है। दिस टू मेथड्स आर कंपैरेटिवली इजी टू रिमेंबर, बस वेट को ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं। तो अभी तक के ये 9 मेथड्स मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। ओके, कुछ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स थे, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स थे, फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स थे जिसमें बेस ईयर क्वांटिटी को वेट लिया था, करंट ईयर क्वांटिटी को वेट लिया था, ये दोनों का सिंपल एवरेज किया था, वो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लिया था। ओके, मार्शल एजवर्थ मेथड में क्या किया था, क्वांटिटीज के सम को वेट लिया था, वॉल्श मेथड में क्वांटिटीज के ज्योमेट्रिक मीन को वेट लिया है। अब इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अलावा एक है केलीज प्राइस इंडेक्स। तो केली के हिसाब से आप क्वांटिटी को वेट लो, ओके, फिक्स्ड क्वांटिटी को वेट लो, बट इट शुड नॉट चेंज। तो P01 इज इक्वल टू समेशन P1 इंटू क्यू अपॉन समेशन P0 इंटू क्यू, आप फिक्स्ड अगर वेट दे देते हो, इंटू 100। ओके, क्वांटिटीज आप डिसाइड कर लो क्या लेना है, कौन से साल की लेना है, एवरेज लेना है कुछ सालों की या कैसे, बस दैट्स इट। तो केलीज इंडेक्स इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक मेथड, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर केली के हिसाब से निकालना है तो वेट एग्जैक्टली क्या लेना, 2 साल की क्वांटिटीज का एवरेज लेना है या 2-3 साल की क्वांटिटीज का एवरेज लेना है या कैसे करना है। तो इट विल सेटिस्फाई द यूनिट टेस्ट, it will not satisfy the factor reversal test, it will satisfy the time reversal test and also the circular test if the quantities are the same। Okay, if the weights are the same then it will satisfy the circular test as well। Okay, क्योंकि आप देखो P01 into P12 into P20 करोगे, अगर क्वांटिटी सेम है तो ये क्या हो जाएगा, समेशन P1 into Q अपॉन समेशन P0 into Q into summation P2 into Q upon summation P1 into Q into summation P0 into Q upon summation P2 into Q। तो ये देखिए ये सब कैंसल आउट हो जाएगा और ये 1 बचेगा, प्रोवाइडेड ये जो Q वाली क्वांटिटी है फॉर द each product it remains the same even if you change the base, even if you change the year for which you are calculating the index। तो ये है केलीज मेथड, केलीज प्राइस इंडेक्स। और अब लास्टली हम लोगों ने जो पहले सिंपल अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, तो अब उसकी जगह हम लोग पढ़ेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ओके, फॉर्मूला नंबर 11 इज वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो यहाँ पर आपको सिंपली वेट देना है। ओके, मतलब आप जब P01 निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव इनटू वेट divided by summation of weight।
ओके, इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि प्राइस रिलेटिव में ऑलरेडी इंटू 100 हुआ रहता है। पहले हमने क्या किया था, समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाय n कर दिया था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बट यहाँ पर हम लोग हर प्रोडक्ट को एक वेट दे रहे हैं और फिर उसका वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। सो दिस इज अ वेटेड अरिथमेटिक मीन। ओके, वेयर यू नो दैट प्राइस रिलेटिव क्या है, प्राइस रिलेटिव इज P1 अपॉन P0 इंटू 100 एंड वेट यहाँ पर बोला गया है कि टेक द वेट एज P0 Q0 और द वैल्यू ऑफ द बेस ईयर इंटू P0 Q0। तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, समेशन P0 Q0। ओके, तो अल्टीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखिए ये P0 और P0 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ये समेशन P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 इंटू 100 which is nothing but equal to last pay's price index। ओके, तो आप अगर ये वाला वेट लेते हो तो जो वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है उससे आपको लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स ही मिल जाता है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। तो ये फॉर्मूले हम लोग ने काफी डिटेल में एक एक दिन में हम लोग ने 2 या 3 ही फॉर्मूले उस समय किए थे और वो स्पीड से हम लोग कवर कर रहे थे। ओके, आज मैं आपको पूरे एक साथ करवा रहा हूँ। सो ये तरीके से भी आप घूम घूम के पहुंचोगे यहीं पर लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स तक के। इसलिए लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स जैसे कि यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है और बाकी कोई टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, वैसे ही ये वाला मेथड भी करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द weighted geometric mean of price relatives। okay, weighted geometric mean of price relatives model। तो पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपने क्या किया था, सिंपली मल्टीप्लाई करके उसका nth रूट निकाला था, प्राइस रिलेटिव्स को मल्टीप्लाई करके nth रूट निकालो। बट अब क्या करना होगा, आपको करना होगा मल्टीप्लाई करो लेकिन उसको उसकी वेट की पावर दो। इसका मतलब कि प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रोडक्ट ए को आप वेट ऑफ प्रोडक्ट ए से उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ओके, रेस टू वेट ऑफ प्रोडक्ट ए, प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रोडक्ट बी रेस टू वेट ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सो ऑन, प्राइस रिलेटिव ऑफ प्रोडक्ट एन रेस टू वेट ऑफ प्रोडक्ट एन। आई होप यू रिमेंबर वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, है ना, उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, रेस टू 1 अपॉन समेशन ऑफ वेट्स। ओके, आपके जो वेट्स का समेशन है उतना उसका रूट लेना है, where again PR price relative will be equal to P1 upon P0 into 100। okay, weight can be anything, अगर आपने ये वेट लिया तो ले सकते हैं या आप और कोई फिक्स्ड वेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी यूनिट टेस्ट तो सेटिस्फाई हो जाएगी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगी, बट क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन वाला मेथड है इसलिए टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगी। ज्योमेट्रिक मीन वाला मेथड है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगी एंड इवन सर्कुलर टेस्ट जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी इफ द वेट्स आर कांस्टेंट। ओके, अगर वेट्स सेम है तो आपकी सर्कुलर टेस्ट यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस में दिया रह सकता है कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव कौन से मेथड को सेटिस्फाई कौन सी टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, तो ये तो पक्का करता है, ये भी पक्का करता है, बट सर्कुलर टेस्ट ओनली इफ द वेट्स आर सेम। ओके, यहाँ पर ये कब यस होगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट जब वेट जो है वो एटलीस्ट फॉर द टाइम रिवर्सल सेम रहेंगे। तो इनफैक्ट मैंने ये लिख देना चाहिए ऐसा कि इफ द वेट्स आर सेम फॉर बोथ ऑफ दीज, ओके, ओनली देन दिस टेस्ट विल बी सेटिस्फाइड, इफ द वेट्स आर सेम फॉर द प्रोडक्ट अक्रॉस द ईयर्स। तो ये फॉर्मूला है फॉर योर वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मॉडल। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट है जो हम लोगों ने ये पूरे फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो कौन सा फॉर्मूला कौन सी टेस्ट को सेटिस्फाई करता, ये पूरा मैंने आपको समराइज करके दिया, समझा करके बताया। नाउ बिकॉज वी आर डूइंग रिवीजन वी विल नॉट टेक वन पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स एंड कैलकुलेट इंडेक्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, नहीं तो वो रेगुलर क्लास जितना टाइम लग जाएगा उतना टाइम नहीं है। आपको कोई भी पर्टिकुलर इसमें डिफिकल्टी जाती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दैट्स इट रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर पार्ट, इसमें आपको प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स, ये 3 से संबंधित ये सब कंसेप्ट्स थे। अब इंडेक्स नंबर्स का फर्दर एप्लीकेशन किधर किधर कैसे कैसे होता है,
So there are certain concepts related to index numbers that we should know. So I will be touching upon these concepts also in the coming few minutes. एक concept है concept of real value, okay, or concept of deflation, okay, or reduction in the purchasing power of money. Okay, all this is a part of the same concept. Then एक concept है concept of base shifting, concept of splicing of two different series. ये पढ़ने से पहले it would be better if we study the concept of chain index and link relative. ओके, तो ये अलग अलग कंसेप्ट हैं जो हम लोगों को देखना है, देख लेंगे हम लोग, छोटे छोटे सिंपल सिंपल से कंसेप्ट हैं। और एक कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर इंडेक्स, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके हम लोग दो अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, बट बोथ द मेथड्स अल्टीमेटली लीड टू द सेम प्लेस। ओके, एक मेथड है फैमिली बजट मेथड, और एक मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, ये कंसेप्ट है इंडेक्स नंबर से संबंधित जो हम लोगों को एडिशनली देखना है। तो अब देखिए, इंडेक्स नंबर आपको बताता है, एक बेसिक सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। अगर ईयर 2000 में, ईयर 2000 आपका अगर मान लो ईयर 0 है और ईयर 2020 आपका ईयर 1 है, ओके, आप जिसको कंपेयर कर रहे हो, तो मान लो अगर आपके ईयर 0 में से कोई प्रोडक्ट की प्राइस थी ₹10 और अब वो प्राइस बढ़ बढ़ के हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन से ₹16, मतलब प्राइस 6 टाइम्स हो गई है, हम बोल सकते हैं। ओके, प्राइस 60 हो गई, मतलब प्राइस 6 टाइम्स हो गई है। तो इसका मतलब कि आज आपको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए 6 टाइम ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके इंटरप्रिटेशन देख लीजिए। प्राइस अगर 10 से 60 हुआ तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इंडेक्स नंबर अगर पहले 100 था तो अभी 600 हो गया है। ओके, अगर प्राइस में इतना चेंज है तो इसका दूसरा मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि देयर हैज बीन अ 500% इंक्रीज इन द प्राइसेस। 500% से प्राइसेस बढ़े हैं, 600% पे आ गए हैं। तो पहले 100 पे थे तो अभी 600 पे आ गए हैं। सो इस पे भी बेस्ड आपको कुछ कुछ सिंपल एमसीक्यूज पूछते हैं कि अगर प्राइस इतने से इतने पे हो गया तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, तो 500% से इंक्रीज हुआ। ओके, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड, या आप यहाँ पर देख लो 50 से इंक्रीज हुआ तो 50 अपॉन 10 इंटू 100, 500, तो 500% इंक्रीज हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है कि पहले आपको अगर वो चीज 100 रुपए में एक क्वांटिटी मिल जाती थी, तो अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे, या समझो पहले आपको 100 रुपए में 10 क्वांटिटी मिल जाती थी, तो अब आपको 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए 600 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ओके, यू विल हैव टू स्पेंड 6 टाइम्स मोर द अमाउंट टू गेट द सेम क्वांटिटी। तो इसका मतलब कि आपका जो पैसा है जो आपके पास रखा हुआ है, उससे अब आप कम क्वांटिटी खरीद पा रहे हो, है ना। नाउ यू आर एबल टू परचेस लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो जैसे इंडेक्स आपका राइज होता है वैसे परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है वो कम हो जाता है। ओके, प्राइस राइज के कारण, इन्फ्लेशन के कारण पैसे की कीमत कम होती है। ओके, इसीलिए कहते हैं कि पैसे को आपने तिजोरी में नहीं रखना चाहिए, पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर उस पर रिटर्न्स मिलते रहे और वो पैसा बढ़ते रहे। नहीं तो फिर इन्फ्लेशन इतना हो जाएगा कि आज का जो 100 रुपए है वो आज से 20 साल बाद आपको 30-40 रुपए के बराबर भी चीज नहीं दिलवा पाएगा। तो आपका पैसा पड़े पड़े कम होता है। दैट इज कॉल्ड एज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो suppose the prices increase say 6 times, or the prices have increased up to 6 times from one time, तो 100 से 600 पे आ गए हैं प्राइसेस, द न्यू प्राइस इज इक्वल टू 6 टाइम्स। सो व्हाट इज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी? तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज सिंपली 1 अपॉन द प्राइस इंडेक्स। ओके, 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स, आप ऐसा बोल सकते हो।
तो प्राइस इंडेक्स यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो प्राइस इंडेक्स क्या है यहाँ पर, प्राइस इंडेक्स 600 है, तो 1 अपॉन 600 इंटू 100। तो इससे आपको मिल जाएगा परचेसिंग पावर ऑफ मनी। रियल टर्म्स में 2000 ईयर 2000 में आपके पास जो 100 रुपए की नोट थी, अगर आपने उसको वैसा ही वैसा रखा रहता था, तो आज वो 100 अपॉन 600 होता है 16.67। आज वो 16 रुपीज के बराबर ही आपको कमोडिटीज दे पाएगी। You will have to spend 6 times more that currency to get the same quantity. Okay, purchasing power of money जो है वो कम हो गया। अगर into 100 नहीं किया तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, 0.1667 ऐसा मिल जाएगा। That is also way of expressing it. Okay, if you don't multiply it by 100, that is also fine. तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि purchasing power of money is the reciprocal of the price index. Okay, it is the reciprocal of the price index. तो अगर आपका प्राइस इंडेक्स 600 है तो आपका परचेसिंग पावर ऑफ मनी 0.1667 है। मतलब उस समय के 1 रुपए की कीमत आज सिर्फ 16 पैसे के बराबर है, विच इज क्वाइट लेस, बहुत कम हो गया उसका परचेसिंग पावर। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए फिर जब हम लोग रियल वैल्यू निकालते हैं, ओके, रियल मनी वैल्यू निकालना चाहते हैं, रियल वेजेस निकालते हैं, तो मान लो कोई पर्सन की वेजेस उस समय थी, ये वेजेस वाले आपको काफी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उस समय से कोई पर्सन की वेजेस थी रुपीज से 500 और आज उसकी वेजेस हो गई है से रुपीज 2000। ओके, आज के हिसाब से उसको 2000 रुपए मिल रहे हैं। तो क्या उसकी आज की जो वेजेस है वो सही में प्राइस राइज को मीट कर पा रही है क्या? ये तो कॉमन सेंस से भी देखो तो समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि वेजेस से 4 टाइम्स से बड़ी है, लेकिन प्राइसेस जो है वो 6 टाइम्स हो गए हैं। वेजेस 4 टाइम्स हुई है, प्राइसेस 6 टाइम्स हो गए हैं। यू कैन क्लियरली सी। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस रियल वेजेस? तो कुछ नहीं, जो इस साल के जो वेजेस के एक्चुअल वैल्यू है, मनी वैल्यू 2000 इनटू परचेसिंग पावर ऑफ मनी कर दो, इनटू 0.16667 कर दो, तो आपको रियल वेजेस मिल जाएगी। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप इनटू 2000, अब 2000 किस साल की वेज थी, सॉरी 2000 तो अभी की वेज है, तो अभी का प्राइस इंडेक्स कितना है उसको डिनोमिनेटर में रखो, अभी का प्राइस इंडेक्स से 600, और उस समय का प्राइस इंडेक्स कितना था उसको न्यूमरेटर में रखो, तो आपको मिल जाएगा अभी का रियल वेज वैल्यू कितना है, एक्चुअल सेंस में आपको अभी कितने रुपए के बराबर पैसा मिल रहा है। तो दैट इज जस्ट 333 रुपीज। मतलब रियल सेंस में तो आपका नुकसान हुआ है। टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड, टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड आपकी वेजेस तो बढ़ना चाहिए था। तो रियल टर्म्स में आपकी वेजेस यहाँ पर बहुत कम है। या इसी को मैं 2000 को 0.1667 करता था तो भी मुझे देखो 2000 इंटू 333 मिलता था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये वेजेस मतलब 500 से मेरी वेजेस एक्चुअल में अभी कम हो गई है, सिर्फ ऑन पेपर बढ़ी है, बट इन्फ्लेशन के कारण आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। तो अब आज के सेंस में कितना वेजेस होना चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ऐसे आपको बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वेजेस ऑट टू बी, वेजेस टुडे शुड बी, ये वेजेस वाले क्वेश्चन जो रहते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, तो वेजेस शुड बी 500 ओल्ड वेजेस डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स, उस समय का इंडेक्स, मल्टीप्लाई बाय इस समय का इंडेक्स। तो 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600, तो ये कितना हो गया, क्लियरली आप देख सकते हो, इट इज इक्वल टू 3000। तो नाउ द न्यू वेजेस एक्चुअली शुड बी इक्वल टू 3000, बट वेजेस है कितने 2000। तो आपको पूछा रहता है कि फिर अलाउंस कितना देना चाहिए, डियरनेस अलाउंस बोलो या एडिशनल अलाउंस टू मीट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, कितना देना चाहिए, तो इट शुड बी ₹1000। ओके, आपको वरना 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है। ओके, उस समय के वेजेस के हिसाब से आप और प्राइस इंक्रीज के हिसाब से आपका अभी इतनी वेजेस होना चाहिए था, लेकिन आपकी वेजेस सिर्फ 2000 रुपए है। तो आपको अलाउंस मिलना चाहिए आज की कीमत के हिसाब से 1000 रुपए और। ओके, सो देन यू विल बी एबल टू मीट योर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये कंसेप्ट है रियल वैल्यू का या डिफ्लेशन का या परचेसिंग पावर ऑफ मनी का। ओके, डिफ्लेशन करना है मतलब आप सिंपली आप जो इंडेक्स नंबर है उससे आप डिवाइड कर दो। ओके, कोई भी वैल्यू आपको आज के टर्म्स में दी है तो आप उसको डिफ्लेट करना चाहते हो तो उसको आप डिवाइड कर दो। ओके, जैसे मैंने अभी थोड़ी दिन पहले वो 1992 हर्षद मेहता स्कैम वाला जो है एपिसोड वो पूरा देखा, वो पूरा वेब सीरीज देखा। तो उसमें कुछ फिगर्स वो लोग कोट कर रहे थे कि 5000 करोड़ रुपीस का स्कैम है, बट ये 5000 करोड़ रुपीस तब के थे, वही पैसा
आज उसकी कीमत कम है, ओके, वही पैसा वैसे ही पड़ा रहता था। तो आज के अगर इक्विवेलेंट टर्म्स में अगर देखें तो द स्कैम प्रोपोर्शन वुड बी मच हायर, है ना। आज अगर वही लेवल का स्कैम होता था तो बहुत ज्यादा अमाउंट पे वो होता था। ओके, उस समय के 5,000 रुपए आज के बहुत बड़े अमाउंट के बराबर है। ओके, ये आपको समझना है। ओके, उस समय के जो 5,000 रुपए हैं वो आज के बहुत बड़े अमाउंट के बराबर है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के कारण रुपए की वैल्यू कम होते गई। लेकिन ओवरऑल तो वो जो सेम लेवल का अगर स्कैम करता था तो आज उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। सो बेटा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रियल वैल्यू और परचेसिंग पावर ऑफ मनी। डिफ्लेशन मतलब आज की कोई आपको वैल्यू दी है तो उसको आप रिड्यूस करो, ये मैंने डिफ्लेशन किया। ओके, जब मैंने रियल वेजेस निकाला तो मैंने उसको डिफ्लेट कर दिया एज पर द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 600 पे आ गया था तो मैंने उसको डिफ्लेट करके उसकी एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू चेक किया, कंपेयर किया और देखा कि अरे 500 से कंपैरिजन में ये तो मुझे लॉस हो गया। तो ये एक कंसेप्ट था जो आपको बताना है इससे संबंधित। इस पे काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एंड यू शुड बी एबल टू स्कोर इन दैट। देन एक कंसेप्ट है चेन इंडेक्स एंड लिंक रिलेटिव से संबंधित। उसमें आपको अगर ईयर वाइज आपको इंडेक्स दिया है तो बड़ी आसान, या आपको प्राइसेस दिए तो बड़ी आसानी से आप चेन इंडेक्स वगैरह निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको ईयर 2010, 11, 12, 13, 14, मैं सिर्फ सुविधा के लिए 4-5 साल का डेटा ले रहा हूँ। मान लो प्राइस था 10, उसके बाद 12 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 18 हुआ और फिर 25 हो गया। ओके, ये प्राइसेस हैं। आपको निकालना है अगर चेन इंडेक्स, तो चेन इंडेक्स तो सबसे आसान है निकालना। ओके, आप सिंपली इसको, ये सब ईयर्स को ईयर 0, 1, 2 बोल दो। ओके, दिस इज ईयर 0, दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2 एंड सो ऑन। ओके, आप अब आपको जब चेन इंडेक्स निकालना है तो चेन इंडेक्स का मतलब होता है कि कैलकुलेटिंग इंडेक्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स कीपिंग द सेम बेस ईयर। ओके, चेन इंडेक्स का मतलब होता है कैलकुलेटिंग इंडेक्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स कीपिंग द सेम बेस ईयर। तो मान लो, जरूरी नहीं कि बेस ईयर आप फर्स्ट ईयर ही लो, आप कोई भी ईयर ले सकते हो लेकिन एक फिक्स रहेगा वो। चेन इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड बेस इंडेक्स। तो अब जैसे ईयर 0 का आपको चेन इंडेक्स निकालना है, so it will be 10 upon 10 into 100, so it will be equal to 100 ऑब्वियसली, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर है। हम लोग मान रहे हैं कि ये बेस ईयर है, ईयर 0। अब नेक्स्ट ईयर कैसे निकालोगे? 12 अपॉन 10 इंटू 100, ये हो गया 120, वेरी सिंपल। देन थर्ड ईयर भी 15 अपॉन 10 इंटू 100, क्योंकि बेस ईयर फिक्स्ड है, बेस ईयर का प्राइस आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो गया 150। सिमिलरली दिस विल बी 180 एंड दिस विल बी 250, ऐसा चलेगा चेन इंडेक्स। अब लिंक रिलेटिव क्या होता है? चेन इंडेक्स मतलब जो वो सेम पॉइंट से बंधा हुआ है। ओके, सभी पॉइंट उसी पॉइंट से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ओके, ये सभी पॉइंट्स बेस ईयर से बंधे हुए। लिंक रिलेटिव में हम लोग क्या करेंगे कि ईयर 0 एंड 1 का चेन देखेंगे, फिर 1 एंड 2 का चेन देखेंगे, फिर 2 एंड 3 का, ऐसे लिंक बनाएंगे हम लोग। ओके, सो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले 2 साल में आपको फर्क नहीं दिखेगा। पहले साल का तो चलो 100 लेकर शुरू करना पड़ेगा। अब ईयर 1 का अगर लिंक रिलेटिव निकालना है तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब 12 अपॉन 10 इंटू 100, तो कितना होता है 120। ये तो सेम आया। बट नेक्स्ट ईयर के लिए लिंक रिलेटिवली क्या करोगे? P2 अपॉन P1 इंटू 100, मतलब कि दिस अपॉन दिस इंटू 100। 15 अपॉन 12 इंटू 100 कितना हो जाता है? 125, है ना, 125। तो लिंक रिलेटिव में आपको ये नहीं पता चलता कि कंपेयर टू द बेस ईयर आपका अभी प्राइस राइज कितना हुआ है। यहाँ पर चेन इंडेक्स में पता चलता है ईयर 2010 में जो चीज 100 रुपए की थी अब वो 150 के बराबर है। ओके, प्रोपोर्शनेटली। बट यहाँ ऐसा पता नहीं चलता, यहाँ आपको सिर्फ इमीडिएटली पास्ट ईयर के साथ में कंपैरिजन जो है वो पता चलता है। तो सिमिलरली P3 अपॉन P2 इंटू 100 लिंक रिलेटिव। ओके, जो प्राइस रिलेटिव आपको कंसेप्ट बताया था उसी के ऊपर बेस्ड है। जस्ट प्रीवियस ईयर का आप बेस ले लो, मतलब कि 18 अपॉन 15 इंटू 100, तो ये भी हो गया 120। एंड लास्टली P4 अपॉन P3 इंटू 100, तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, तो ये हो गया कुछ 138.89 है, 139 बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो लिंक रिलेटिव में आपको सिर्फ उसके
इमीडिएट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितना प्राइस चेंज हुआ है। 100 के ऊपर है तो प्राइस इंक्रीज हुआ है, 100 के नीचे है तो प्राइस डिक्रीज हुआ है, वो आपको दिखता है। अब अगर आपको समझो प्राइसेस नहीं दिए हैं, आपको सिर्फ चेन इंडेक्स दिए हैं, क्या आप उसकी मदद से लिंक रिलेटिव निकाल सकते हो? द आंसर इज यस, वेरी इजी। आप सिंपली चेन इंडेक्स में वो आप रेशियो लगाना शुरू कर दो। कंसीडर दिस एज द प्राइसेस, सेम रेशियो आपको मिलेगा। देखो 150 अपॉन 120 इंटू 100 करोगे तो भी 125 मिलेगा, 180 अपॉन 150 इंटू 100 करोगे तो भी 120 मिलेगा। तो बिकॉज ये जो रेशियो है ये सेम है ना प्राइसेस के रेशियो के हिसाब से, तो वी कैन कैलकुलेट लिंक रिलेटिव यूजिंग द गिवन चेन इंडाइसेस। तो लिंक रिलेटिव फ्रॉम चेन इंडेक्स कैसे निकालना? तो चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, हाँ आपको ये पता रहना चाहिए, चेन इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर अपॉन चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, इनटू 100। तो ये आ गया आपको लिंक रिलेटिव, ठीक है। एंड अगर आपको लिंक रिलेटिव दिया है तो उससे चेन इंडेक्स कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको मान लो प्राइसेस नहीं दिए, सिर्फ लिंक रिलेटिव दिया है, तो उसके लिए आपको क्या पता रहना चाहिए? आपको पिछले साल का चेन इंडेक्स पता रहना चाहिए और इस साल का लिंक रिलेटिव पता रहना चाहिए, उससे आप निकाल सकते हो। क्योंकि पिछले साल का चेन इंडेक्स मतलब वहां तक कि कितना इंक्रीज हो चुका है, उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दो इस साल के लिंक रिलेटिव से, तो आपको मिल जाएगा। तो चेन इंडेक्स विल बी इक्वल टू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। तो ये आपको प्रोपोर्शनेट चेंज बता देगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय 100। ओके, क्योंकि 100 दो बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो डिवाइडेड बाय 100। तो इससे आपको चेन इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर मिल जाएगा। तो लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स का भी आपस में संबंध होता है। गिवन क्वेश्चन में आपको एक दिया है तो आप दूसरा आराम से निकाल सकते हो। लॉजिकली सोचना, कंसेप्ट क्या है? लिंक रिलेटिव मतलब इमीडिएटली पिछले साल के संबंध में कितना प्राइस चेंज है, चेन इंडेक्स मतलब कि एक कॉमन बेस को लेकर के कितना प्राइस चेंज है। सो इस तरीके से हम लोग चेन इंडेक्स निकालते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ये सेम डेटा को लेकर के मैं आपको बेस शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग वाले भी कंसेप्ट्स बता देता हूँ। ये देखिए, ये मान लो आपके पास में कुछ प्राइसेस दिए हुए हैं। ओके, प्राइसेस भी नहीं, रेदर आपके पास में कुछ प्राइस इंडेक्स दिए हुए हैं। ओके, मान लो ये प्राइस इंडेक्स है। ओके, इस तरीके के। ओके, अब यहाँ पर क्लियरली ये सीरीज से समझ में आ रहा है, इसको हम लोग इंडेक्स नंबर सीरीज कह सकते हैं। ये सीरीज से समझ में आ रहा है कि जो ईयर 2010 है वो बेस ईयर है, क्योंकि जिस ईयर का इंडेक्स 100 होगा वो बेस ईयर हो जाता है। उसको हम लोग ने बेस बना करके पूरे आगे के हम लोग ने कैलकुलेशंस किया है। अब हम लोगों को अगर बेस को शिफ्ट करना है, ओके, अगर आप निकालना चाहते हो प्राइस इंडेक्स विथ बेस ईयर एज से 2013, अगर आप बेस को शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। सबसे पहले 2013 का इंडेक्स 100 लिख दो। ओके, आपको प्राइसेस नहीं पता लेकिन आप गिवन प्राइस इंडेक्स से ये निकाल सकते हो। आप इसको 100 लिख दो और बाकी जो भी कैलकुलेशन है, अब आप मानो ये जब 100 था तो ये 180 है। ओके, तो ये 100 है तो ये कितना, मतलब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाउ यू कैन कैलकुलेट इट? फॉर्मूला लिख बना लेंगे लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होता है सॉल्व। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप, आपको निकालना है ये, तो आप करोगे सिंपली दिस इनटू दिस अपॉन दिस, जो भी प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स ऑफ द गिवन ईयर इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ द गिवन ईयर, सॉरी 100 है, 100 इनटू प्राइस इंडेक्स, सॉरी इनटू 100 कर दो, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द न्यू बेस एज पर द ओल्ड बेस। तो ये 180 था, तो 100 इंटू 100 अपॉन 180, ऐसे आपको ये मिल जाएगा। देखो कितना हो रहा है, 10,000 अपॉन 180, 55.56।
ये इसका प्राइस इंडेक्स आ गया टेकिंग द न्यू बेस। अब अगर आपको समझो ये ईयर का निकालना है, अब आप क्या करोगे, अब आप इसके बीच का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे। अगर ये 120 है तो ये 180 है, तो ये कितना रहेगा, तो ये 100। तो आप क्या करोगे सिंपली, तो प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर अपॉन 180, ओके, प्राइस इंडेक्स ऑफ द गिवन ईयर अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द न्यू बेस ईयर इनटू 100। तो 120 अपॉन 180 इनटू 100, तो ये हो गया 66.67। तो ये आपको सेम रेशियो है, देखो आपस में जो रेशियो है ना, ये भी सेम रहेगा जैसा पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो हाउ आर यू शिफ्टिंग द बेस, यू आर डिवाइडिंग इट बाय द इंडेक्स ऑफ द न्यू बेस एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय 100, ओके। तो गिवन इंडेक्स, ओके, गिवन इंडेक्स 150 डिवाइडेड बाय न्यू बेस इनटू 100, तो 150 अपॉन 180 इनटू 100, ये हो जाता है 83.33 एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से आगे के भी आप निकाल सकते हो, ये एक निकाल के बता देता हूँ, 250 अपॉन 180 इंटू 100, 250 अपॉन 100। अब ये देखिए क्योंकि ये 180 से ज़्यादा था इसलिए ये 100 से ज़्यादा आ गया यहाँ पर 138.89। देन 260 अपॉन 180 इंटू 100 करोगे। तो बेस शिफ्टिंग सिंपली कैसे करना है, आपको जो न्यू बेस ईयर बनाना है उसका इंडेक्स लिख दो 100 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। और अगर आपको फॉर्मूला चाहिए, इंडेक्स नंबर एज पर न्यू बेस is equal to old price index of given year divided by old price index of new base year into 100। ओके, तो ये आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, इतना लॉजिकल फॉर्मूला है, ऐसा कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर। ये हो गया बस। अब जिस तरीके से ये किया हम लोगों ने, सिंपली इसी तरीके से हम लोग स्प्लाइसिंग भी करते हैं। ओके, मान लो ये आपको एक सीरीज दी हुई है, मुझे तेजाबू वाली फीलिंग आ रही, ये आपको एक सीरीज दी हुई है, ओके, मान लो ऐसी, और एक आपको और एक सीरीज दी है, एक ये सीरीज 1 है जिसमें बेस ईयर कौन सा है, बेस ईयर इज 2010, यू नो दैट। और एक सीरीज 2 है जिसमें बेस ईयर है मान लो 2013, ओके, और आपको उसके भी प्राइस इंडेक्स दिए हुए हैं। तो आप उसको कैसे मर्ज करोगे, उसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। मान लो आपको दिया हुआ है ये 100 है, ओके, ये 140 है, ये 150 है, ये 200 है, ऐसी आपको सीरीज दी है। अब एक कॉमन ईयर रहना चाहिए, कोई ना कोई एक ईयर में आपको दोनों सीरीज के इंडेक्स पता रहना चाहिए, ओके, तभी आप ये कर पाओगे, ओके, तभी आप स्प्लाइसिंग कर पाओगे। अब स्प्लाइसिंग मतलब क्या, कि या तो आप ये वाली सीरीज को इसमें स्प्लाइस कर रहे हो, मतलब ये जो इंडेक्स है नंबर्स है इसको आप यहाँ पर लेकर आ रहे हो करस्पॉन्डिंगली ये बेस के हिसाब से, या तो आप ये वाले इंडेक्स इंडाइसेस को यहाँ पर लेकर आ रहे हो। यू आर स्प्लाइसिंग द सीरीज विद बेस ईयर 2010 इनटू द सीरीज विद बेस ईयर 2013। तो कैसे करोगे आप स्प्लाइसिंग, अप्लाई द सेम कंसेप्ट एज बेस शिफ्टिंग, अप्लाई द सेम कंसेप्ट, ओके। तो जैसे यहाँ पर ये यहाँ अगर आपको ये वाले आइटम्स यहाँ पर लेकर आना है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेस कितना है 100, न्यू बेस कितना है, एग्जिस्टिंग बेस है या एग्जिस्टिंग उसका 100 है यहाँ पर, बट यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर वैल्यू कितना है 180। तो आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दिस डिवाइडेड बाय 100 इंटू 180। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ लाना है तो 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 180, अगर आप ये वाले बेस में लेना चाहते हो तो देख लो 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 180, तो ये हो जाता है 252, है ना। देन 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 180, इसको हम लोग कहते हैं बेस शिफ्टिंग। तो मल्टीप्लाई बाय द बेस, देखो यहाँ पर भी तो हमने वही किया था। तो क्या करना पड़ रहा है आपको, गिवन प्राइस इंडेक्स ऑफ द
second series, price index of the second series into price index of the base year of the second series in the first series. ओके उसका प्राइस इंडेक्स क्या है? बेसिकली ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। ओके यहाँ पर भी ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x विल बी इक्वल टू सिंपली देखो 180 इंटू 150 अपॉन 100, तो 150 अपॉन 100 इंटू 180 तो कितना होता है? ये हो जाएगा 270 एंड लास्टली 200 अपॉन 100 इंटू 180 आप करके देखो 360 आएगा, है ना, क्योंकि ये अगर डबल हुआ तो ये भी डबल होगा, ऐसा सिंपल। तो ये आपने ये सीरीज को इधर स्प्लाइस कर दिया। सिमिलरली आप ये वाली सीरीज के नंबर्स को भी आप इधर स्प्लाइस कर सकते हो। तो क्या करोगे आप? अगेन सेम लाइक बेस शिफ्टिंग, आपका ओरिजिनल बेस 100 था, ओरिजिनल बेस 2010 था, अब बेस आपका 2013 हो गया। तो जैसा अपन ने पहले किया था वही काम करना है। तो 100 जब ये 180 था तो 100 डिवाइडेड बाय 180, अब 100 है तो कितना? ये देखो हम लोग ने वही तो किया था 55.56, यही आएगा, आप करके देखो। देन 120 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 कितना आ रहा है? 66.67। सिमिलरली तीसरा वाला आएगा 83.33, है ना। तो इस तरीके से आपका जो बेस शिफ्टिंग है वो हो सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। Okay, splicing is just an extension of the concept of base shifting. Okay, splicing is just an extension. So that is the concept of splicing. अब कुछ खास नहीं बचा। अब कंसेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। बस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। देर आर ब्रॉडली दिस टू मेथड्स इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग CPI कहते हैं। एक मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें आपको पता रहेगा कि कितना आपने खर्च किया है। सो इट विल बी सिंपली समेशन ऑफ P1 Q0, लास्ट ईयर का जो फॉर्मूला है वही लगेगा, अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो आप कितना खर्च करते हो ना वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपने बेस ईयर में कितना खर्च किया और करंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से बेस ईयर की क्वांटिटी से आप कितनी जो थी वो खरीदते तो कितना खर्चा आता था। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से आपको सेम लास्ट ईयर वाला फॉर्मूला लगा करके इंडेक्स मिल जाता है, आपको टेबल दिया रहेगा, सिंपली आपको ऐसा काम कर लेना है। और कभी कभार आपको प्राइस रिलेटिव दिया रहता है। ओके, आपको प्राइस रिलेटिव या आपको कंपोनेंट वाइज दिया रहता है, तो उसको हम लोग फैमिली बजट मेथड से सॉल्व करते हैं। ये सिर्फ नाम है बड़े बड़े, कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं, घूम फिर के लास्ट ईयर मेथड ही है ये वाला भी। फैमिली बजट मेथड में आपको क्या करना है, समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव इंटू वेट, वेट मतलब कंपोनेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, अपॉन समेशन ऑफ वेट, बस इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइस रिलेटिव में हो चुका है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप वेटेड एवरेज निकाल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि कोई पर्सन का फूड पे से 30% का एक्सपेंडिचर होता है, से रेंट पे 20% होता है, क्लोथ्स पे 20% होता है, ओके, एंड से मिसलेनियस बाकी के आइटम सब मिला करके 30% होता है। ये आपको वेट दे दिया है और आपको यहाँ पर अगर प्राइस रिलेटिव दे दिया कि फूड के जो प्राइसेस हैं वो सिर्फ 10% बढ़े, 110 हुए हैं। रेंट जो है वो बहुत बढ़ गया है, 150 हो गया। क्लोथ जो है, क्लोथ तो रैदर सस्ते हो गए बिकॉज ऑफ न्यू ब्रांड एंड कॉम्पिटिशन, और जो बाकी के एक्सपेंसेस है मोर और लेस वो 105 हुए हैं, 5% से बढ़े। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको बस ये समझना चाहिए कि ये वेट है और ये प्राइस रिलेटिव है। ओके, और अगर प्राइस रिलेटिव डायरेक्टली नहीं दिया तो आपको ऐसा दिया रहेगा, आपको P0 और P1 दिया रहेगा, तो आप सिंपली P1 अपॉन P0 इंटू 100 कर सकते हो ना, प्राइस रिलेटिव तो निकाल ही सकते हो हर एक अलग अलग कंपोनेंट का। बस सिंपली आप 110 इंटू 30% प्लस 150 इंटू 20% करते जाओ। ओके, और आखिरी में डिवाइडेड बाय 100 कर देना, अगर आपने अभी डिवाइड बाय 100 नहीं किया तो 110 इंटू 30 प्लस 150 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 20 प्लस 105 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज का टोटल कभी भी 100 आएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा फैमिली बजट मेथड के हिसाब से। ओके, समेशन ऑफ PR इंटू W अपॉन समेशन ऑफ W। So that's it. I think I have covered most of the topics, including
मेनी टाइप ऑफ MCQs ऑल्सो, कंसेप्चुअली मैंने आपको बता दिया है उसके बारे में एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। इसके अलावा आपको लगता है कुछ तो बताइए, अदरवाइज आई थिंक दिस इज इनफ फॉर रिविजन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। हाँ, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे जिसमें आपको दिक्कत है तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू।